पेशा को लेकर आप लोग गांव-गांव में अभियान चला रहे थे। आप जो है आरएसएस के एजेंडे को कर रहे हैं, इसलिए कि आपके साथ निशा उरांव भी थी, उसमें पंचायती राज डायरेक्टर थी। उस समय इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा था क्योंकि मेरे को पेशा कानून के प्रारूप नियमावली मेरे को बनाने का और उनके बगैर हो नहीं रहा। और जब मैंने देखा कि ये प्योरली ये बीजेपी या आरएसएस का काम कर रही है तो मैं अभी नहीं हूँ। इतने बड़ा एक आदिवासी महासभा का आयोजन किए, चंपई सोरेन जी लीड कर रहे थे, निशा उरांव थी, उस समय सारे मुद्दे तो यही थे। भूमिका हम लोग से करवाया गया कि चलो इसमें साथ दो, ऐसे हम लोग आदिवासी का मुद्दा को हम लोग इसमें हाईलाइट करेंगे। देखिए एक बात मैं बता दूं, इसको कोई भी इसको बुरा नहीं मानेंगे, सच्चाई सही में आदिवासियों की जमीन पर ही चर्च बनी है, ये कोनो दो राय नहीं, लेकिन चर्च ने कभी लूट के नहीं बनाया। तो निशा उरांव भी वही काम कर रही है, वही काम कर रही है, मतलब समाज को समाज लड़ जाए फायदे के लिए बरगलाने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल आज वही हुआ। तो फिर लेट्सन डुंडुंग जो कह रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? वो भी जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना एक तरह का ढपली बजा रहे हैं। कुछ चर्च वाले लोग अपना अलग हिसाब से अब लेट्सन डुंडुंग बात कर रहे हैं, आप सनातन तरफ से आप यहाँ निशा उरांव, चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। निशा उरांव जिनको आप, उन्होंने जिसे एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है, आपने भी पढ़ा होगा कि डिलिस्टिंग के क्या फायदा है। ये जो बात बोल रहे हैं ना, इससे पारंपरिक व्यवस्था के लोगों को नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, बिल्कुल सर झूठ बोल रहे हैं। हमारी परंपरा छोड़कर अगर दूसरे में आस्था रखते हैं, आप क्रिश्चियन बनते हैं, आप मुस्लिम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपका तो स्वतः जब जाति छूट जाता है, वहाँ जाति की व्यवस्था है। केवल आप खाली आप ईसाई जो चर्च तरफ गए हैं आप उसी का डिलिस्टिंग करेंगे, ऐसे बात तो नहीं है। अब जो सनातन की तरफ, वो जो देवी दुर्गा और शिव मानने वाले, राम मानने वाले, वो भी तो डिलिस्टिंग होगा। आज मैं कह रहा हूँ आपसे, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि आज यदि हम डिलिस्टिंग नहीं होंगे तो क्या आदिवासी कौन सा क्या उखड़ लेंगे। कि हमारा आदिवासी विधायक लोग आज तक कोई अच्छा एक बात कभी सुने हैं, कोई नीति सिद्धांत, नीति नियम का कभी आज तक ने संथाली को राजभाषा बनाने के लिए आज तक कोई संथाला विधायक ने बात उठाया है विधानसभा में? जनता को कोई खतरा नहीं है, ये लोग पैनिक बना रहा है कि ये कम हो जाने से हम लोग का बहुत बड़ा नुकसान होगा। दिल्ली जाएंगे कि नहीं फिर से? मैं इस मामला को लेकर मैं क्यों जाऊं? जो सिस्टम है वो होगा, और जाके राष्ट्रपति के पास जाने से भी कुछ होने जाने का है ही नहीं। मुझे मालूम है ना, वो राष्ट्रपति मणिपुर का घटना में चुप रही, आसाम में हमारे आदिवासियों का घर जलाए गए, अब लांजीबेड़ा उड़ीसा में जहाँ का राष्ट्रपति है हमारे मैडम, वहाँ के आदिवासी को पीटे गए। आप इसी से अंदाजा लगाइए ना कि आदिवासी समाज के लिए धर्मांतरण खतरा है। देखिए धर्मांतरण से आदिवासी डेमोग्राफी खराब नहीं हुआ, वो डेमोग्राफी अलग चीज है, आदिवासी धर्मांतरण दूसरा चीज है। यहाँ डेमोग्राफी बदला है तो बाहरी लोग के आने से हुआ। आदिवासी तो कहीं है नहीं ना, संविधान में कहीं लिखित नहीं है। बनवासी कहने से कोई अपमान तो नहीं हुआ। अब मेरे को आदिवासी बोलने में आपको दिक्कत क्या है? जोहार, नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। पेशा की बहस अभी झारखंड में थमी नहीं, अभी दूसरा जो है एक तरह की बहस चल रही है जिसमें डिलिस्टिंग है, परिशमन की बात हो रही है, बनवासी, आदिवासी, तमाम तरह की जो है मुद्दों को एक तरीके से यहाँ पर बहस और विवाद हो रही है। इसमें बहुत सारे लोग हैं कि कौन सा मुद्दा जो है समाज हित के लिए है, कौन से इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, तो ये तमाम सारी बातचीत है। और मैं डिलिस्टिंग के पक्ष में और डिलिस्टिंग के विरोध में तमाम दोनों पक्षों से लगातार मैं बात कर रहा हूँ, उनका तर्क भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज हमारे साथ कृष्णा हंसदा हैं, जाने माने जो है ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं और आदिवासी समाज के लिए मुद्दों पर लगातार वो काम करते हैं, इसलिए खुद जो है इस मुद्दे से जुड़े हुए संथाल समाज से आते हैं। राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर सवाल यही है आपसे भी, हम डिलिस्टिंग से शुरू करते हैं, हम बनवासी आदिवासी पर नहीं जाते हैं। आदिवासी समाज के लिए क्या आपको लगता है डिलिस्टिंग जरूरी है या खतरा है? आप क्या मानते हैं? देखिए सरकार ये जो अभी जो डिलिस्टिंग का ये मुद्दा लाए नहीं है, ये तो समय समय की बात है, वो तो लंबे समय से बस में आते रहते हैं और होना भी चाहिए। बात ये हो रहा है कि डिलिस्टिंग यदि सरकार इसको योजना के तहत इसको लाएंगे, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप विरोध करके भी इसका रोक नहीं पाएंगे। ये अब यहाँ पर क्या है कि यदि डिलिस्टिंग होंगे तो हम उससे बचेंगे कैसे, हमको ये बात करना होगा। क्योंकि आज तक ये कोई बात नहीं कर रहे हैं कि डिलिस्टिंग हो जाने पर आदिवासी माइनॉरिटी होंगे। तो सवाल ये हो रहा है कि डिलिस्टिंग तो होंगे, सिस्टम की बात है। अब यहाँ डिलिस्टिंग होंगे तो उसका उपाय कोई नेता नहीं बता रहे हैं कि हम होने नहीं देंगे, डराया जा रहा। हम कम हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे, मेरा सीट घटेंगे। तो सवाल ये भी तो पैदा हो रहा है कि हम माइनॉरिटी क्यों हुए, किसने कराया, ये कोई आज तक सवाल नहीं कर रहे हैं।
या कोई ये जवाब नहीं दे रहे हैं, केवल अपना रोटी सेंक रहे हैं कि डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए, इससे आदिवासी खत्म हो जाएंगे, इससे आदिवासी अधिकार कम हो जाएंगे, ये सीट घटेंगे, प्रतिनिधित्व घटेंगे। तो आज मेरा सवाल ये है, मैं पूरे जनताओं से ये बात उनके सामने रख रहा हूं कि डिलिस्टिंग होंगे तो स्वाभाविक है मेरा सीट घटेंगे। पॉपुलेशन क्या आधार पर आरक्षण मिला हुआ, आरक्षण मिलते हैं, तो पॉपुलेशन के आधार पर आज तो मेरा पॉपुलेशन घट गए। जिम्मेवार जो लोग हैं उनके विरुद्ध में कोई चर्चा नहीं कर, जिसके वजह से शेड्यूल एरिया में CNT एक्ट, SPT एक्ट जमीन पर यहाँ जो आर्टिकल 244 का क्लोज 1 यहाँ जो लागू है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन लोग नहीं किया, जिसके वजह से यहाँ बाहरी लोग जो बसे हैं, जिसके वजह से मेरा पॉपुलेशन को माइनॉरिटी बनाया गया, तो वो दोषीदार है। तो दोषीदार वो है और हम जिम्मेदार है। ये जितना पॉलिटिशियन है ये लोग जिम्मेवार है। हम जिसके लिए भेजे हैं उनको विधानसभा या पार्लियामेंट भेजते हैं। आप आदिवासी जनप्रतिनिधियों की बात बिल्कुल, मैं आदिवासी जनप्रतिनिधियों को मैं बोलता हूँ, ये जनप्रतिनिधि लोग संविधान का जरा भी जानकार नहीं है। एक दूसरी बात है, आदिवासी के मुद्दों पर ये मुखर होकर के कभी भी बात नहीं रखते हैं, ना विधानसभा बात हो, एक ही बात हो, वो कुछ अपनी राय नहीं रखते कि मेरा विरोध या सपोर्ट होगा। जब बात होती है समाज की बात करने की होती है, उस पर अपनी खुलकर राय नहीं रखते। आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी नेता हो आप देख लीजिए ना, पेशा के मामला में ढूल-मूल बात करते हैं, है ना, कि पैसा लागू होगा नहीं होगा, कुछ नहीं बोला कोई नेता। विरोध और सपोर्ट दोनों करने वालों को खुश रखना चाहती है, खुश रखना चाहते हैं। कभी आपसे मिल लिया, कभी उससे मिल लिया। तो अब हमारे आदमी लोग के साथ मिलते हैं तो बोलता है एकदम लागू करेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल से, हम लोग तो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज हमारे जैसे संथाल समाज में माझी परगना महल है, हम लोग काफी दबाव दिए कि भाई पैसा लागू करना होगा, लागू करो, क्योंकि इससे हम लोग काफी सारा अधिकारों से वंचित हो रहा है, आर्थिक रूप से हम लोग ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो ये सरकार किसी भी जब आप पेशा को लेकर आप लोग गांव-गांव में अभियान चला रहे थे, तो कहा गया कि भाई आप जो है RSS के एजेंडे को कर रहे हैं, इसलिए कि आपके साथ निशा उरांव भी थी, उसमें पंचायती राज डायरेक्टर थी, तो भाई आप बिना जो है उनके एजेंडे को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, सरना बनाम ईसाई होने लगा। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, जब भी कोई आगे बढ़ता है तो उसका पक्ष, विरोध और सपोर्ट, तो आप क्या मान रहे हैं कि सरना बनाम ईसाई और उसको लेकर जो है, जो आपके सामने मुद्दे आए थे, जो आरोप आप पर लगे, उसको किस तरीके से आप ये कर रहे हैं? देखिए लोग, ये हमारे समाज बड़ा इनोसेंट है, बहुत दूर का या डिप्लोमेसी समझ नहीं पाते। आपके ऊपर भी कहा गया कि देखिए मेरे ऊपर स्वाभाविक है, मेरे ऊपर लगा है आरोप, क्योंकि मैं निशा उरांव के साथ जब पंचायती विभाग में और डायरेक्टर थी पेशा के लिए, और उस समय इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा था क्योंकि मेरे को पेशा कानून के प्रारूप, नियमावली मेरे को बनाने का और उनके बगैर हो नहीं रहा था, तब मैंने उसका साथ लिया। और जब मैंने देखा कि ये प्योरली ये बीजेपी या RSS का काम कर रही है, तो मैं अभी नहीं हूँ उसके साथ। अभी आप मान रहे हैं कि निशा उरांव बीजेपी और RSS के एजेंडा को लागू कर रही हैं? बिल्कुल, मैं बढ़ा रही हूँ, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, जानते हैं सभी लोग समझ रहे हैं, तो मैं भी समझ गया, तो मैं उनके साथ अभी नहीं हूँ। जब तक पेशा नियमावली लागू नहीं हुई थी, तब जब तक वो डायरेक्टर थी, तब तक हम लोग भी उनके साथ गए, उनके पास गए, और उनके हर काम में हम लोग उनके साथ हम लोग उठक बैठक। अभी क्या एजेंडा? आप उस समय रूढ़िवादी परंपरा की बात कर रहे थे कि भाई जो रूढ़िवादी है उसी को पेशा एक्ट में उसी को फायदा मिलना चाहिए, तो उस समय आपका भी विरोध हो रहा था, खासकर जो क्रिश्चियन समाज से, मतलब जो धर्म ये हो गए थे, खासकर लड़चन डोंगर, तमाम सबके निशाने पर थे। तो क्या अभी आपका विचारधारा उस, जो आप कह रहे थे कि रूढ़िवादियों को ये मिलना चाहिए, जो रूढ़ी परंपरा के मानने वाले हैं उन्हीं का पेशा का हक मिलना चाहिए, आप अभी भी उस बात पर हैं या अभी आप दूसरा स्टैंड ले लिए? नहीं, मैं जो पहले स्टैंड था, जो कानून में है, प्रावधान है, मैं उसी पे अडिग हूँ। रूढ़ी परंपरागत जो आज भी चल रहे हैं, कानून में उसी को प्रावधान, उसी को अधिकार दिया गया। चर्च में मानने वालों को नहीं मिलना चाहिए? आप यहाँ वो बात नहीं लिखी हुई है ना, ये चर्च मानने वाला या नहीं मानने वाला, जैसे और भी धर्म के लोग हैं, और भी लोग हमारे साथ रहते हैं समाज में, ना सिर्फ चर्च वाले रहते हैं, ऐसे बात तो नहीं है, या हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, उनको गाँव में तो रहते हैं ना, तो वो उसको भगाने का या उसको अधिकार नहीं देने का ऐसे तो बात नहीं लिखा हुआ। लेकिन नेतृत्व जो है, ये जो पेशा का नेतृत्व, वो रूढ़ी परंपरागत, परंपरा की शब्द है ना, तो वो जो परंपरागत जो व्यवस्था से संचालित है, उसी को इस
पेशा नियमावली में महत्व दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है। और आज सारे तरह का अधिकार, जैसे बालू खनन का हो या कोई भी हो, ये परंपरागत रूढ़िगत व्यवस्था या परंपरागत व्यवस्था से संचालित, जो आपका माझी हो, संथाल में हो में मुंडा लोग हो, उरांव में आपका डोकलो शोहर हो, इन सारे लोगों को ही ये मुख्यतः इसका जिम्मेवारी दी गई है, अधिकार दी गई है। तो बात हो रहा है कि लोग अलग अलग तरह से सोचता है, अलग अलग तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो कई बार ऐसा सामाजिक काम में लोग वो स्वाभाविक है कि किसी को कभी विरोधी मान लेते हैं नहीं समझने के कारण। तो मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ, हो सकता है लोगों की समझ की फेर है और लोग उस समय सोचे कि ये बीजेपी का काम कर रहा है। मैं बीजेपी का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मुद्दा पे और मैं पेशा नियमावली लागू कराने के लिए मैं प्रयासरत था। जो आपके मुद्दों को आगे बढ़ा रहा है, मतलब जो सपोर्ट कर रहा है उनके साथ आप थे। मैं था उस समय वो लोग कर रहे थे जी, सपोर्ट। जी। अभी अच्छा एक बात, मैं लिस्टिंग की बात कर रहा था, निशा ओरांव, जिनको आप, उन्होंने जिसे एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है, आपने भी पढ़ा होगा कि डिलिस्टिंग के क्या फायदा है, सरना समाज को डिलिस्टिंग से क्या फायदे उन्होंने गिना है। ग्राम प्रधान, पाहन, महतो, पढ़ा, राजा इत्यादि सिर्फ सरना आदिवासी ही बनेंगे। आज अनुमानित 30 से 40% पारंपरिक पद पर धर्मांतरित आदिवासी हैं। धर्मांतरित आदिवासी मतलब जो क्रिश्चियन बन गए हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं कि 30 से 40% आपके जो पारंपरिक पद है उस पर वो कब्जा किए हुए हैं, और इस अगर डिलिस्टिंग होता है तो इससे सरना समाज को फायदा होगा? नहीं, देखिए ये एक बोलते हैं ना कि विवादित तरफ जा रहे हैं कि ये जो आरोप इसमें जो लिखे हैं कि 30-40% धर्मांतरित लोग कब्जा किए हैं, पारंपरिक पद पे है, ऐसे बात नहीं है। आज भी आप घूम लीजिए, ये दक्षिणी छोटनागपुर, कोल्हान रीजन में जो दूसरे धर्म मान रहे हैं, मैं धर्मांतरित नहीं बोलूंगा, दूसरे धर्म को आस्था रखे हैं, वो नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक पद पे नहीं है, इस पद पर नहीं है, नहीं है। ये जो बात बोल रहे हैं ना, इससे पारंपरिक व्यवस्था के लोगों को नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। नहीं हो रहा है इससे, आप घूम लीजिए, कहीं नहीं देखेंगे आप। कोई ग्राम प्रधान, नहीं, कहीं नहीं है, एकदम परंपरा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, ये जो है दूसरा लाइन वो कह रही है कि गांव में सरना आदिवासी को पेशा कानून का ताकत मिलने से आदिवासियों को जल जंगल का जमीन मिलेगा। दूसरा वो कह रही है कि धर्मांतरित आदिवासी डिलिस्टिंग होंगे तो ईसाई पाहन के कब्जे में पहनाई जमीन अपने गांव को वापस मिलेगी, इसलिए कि वो पाहन बने हुए हैं, उनको पहनाई में गांव के लोगों ने जमीन दिया तो वापिस हमें सरना वालों को मिलेगी, इसलिए डिलिस्टिंग जरूरी। उन्होंने 10-12 पॉइंट ऐसे उन्होंने समझाया है लोगों को। देखिए बात क्या हो रहा है निशा मैडम जी, जो भी बात बोल रहे हैं कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, ये एक केंद्र सरकार का या ये सरकार का एक व्यवस्था है कि समय समय पर ये जो आप लोगों को जो भी इधर उधर होते हैं या अभी जैसे जो धर्म दूसरे धर्म में जो संस्कृति अपनाते हैं उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा से वंचित करता है। तो अभी छत्तीसगढ़ में 5 गो जनजातियों को जनजाति से उनको बाहर किया गया। तो ये सरकार का मामला है। वो बाहर समुदायों को बाहर करना और डिलिस्टिंग दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि मैं अभी पढ़ रहा था जिसे, उसमें है कि एससी शेड्यूल कास्ट के लिए तो व्यवस्था है संविधान में कि अगर शेड्यूल कास्ट छोड़कर अगर आप किसी दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो आपको अपनी जाति का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन शेड्यूल जो अनुसूचित जनजाति मतलब जो आदिवासी समाज है उनके लिए ऐसी प्रावधान अभी संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन दूसरा तरफ जो इस अभी से आज हमारी बाबूलाल मरांडी जी से बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि देखिए जाति के आधार पर आरक्षण मिला है अनुसूचित जाति का ये, तो जब जाति छोड़कर आप हमारी परंपरा छोड़कर अगर दूसरे में आस्था रखते हैं, आप क्रिश्चियन बनते हैं, आप मुस्लिम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपका तो स्वतः जब जाति छूट जाता है, वहां जाति की व्यवस्था है नहीं, तो आपको तो खुद ही लिस्ट हो जाना चाहिए, आप खुद ही आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए आपको। देखिए ये अलग मामला है। यदि कोई धर्म दूसरा देवी देवताओं पे आस्था रखते हैं, आस्था रखने की यहाँ पर बकायदा आस्था की बात है, आप ये आस्था से जोड़िए इसको। मेरे लोग जो भी प्रकृति के पुजारी है, पूजा कर, ये लोग
आपको आज तक समाज के अगुवाओं ने कभी नहीं बताया कि ये भी अच्छा है, कभी नहीं बताया। तो ये इनको बताया गया कि ये बहुत अच्छा है, इससे आपको मुक्ति मिलेगा, तो हमारे लोग मुक्ति की ओर चले गए। कई लोग अभी जैसे चल रहा है, अलग अलग तरह का प्रचार होता है, सभी धर्म के लोग, सब धर्म के वाला को नहीं बोलूंगा, विशेष करके जैसे सनातन वाले लोग प्रचार करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ाए जाते हैं, रामायण की पाठ पढ़ाए जाते हैं, भगवत गीता की पाठ होती है, तो लोग क्यों ये बताना पड़ रहा है? हमारे लोगों को इस तरह का ये कल्चर, इस तरह की जो एजुकेशन नहीं मिलने के कारण आज लोग हमारे भी सनातन तरफ गए हैं, तो ये भी तो ये कन्वर्टेड हो रहा है। ये आप इसको नहीं मानेंगे कन्वर्टेड? आप खाली ईसाई कन्वर्टेड को आप नहीं टारगेट कर सकते हैं, आप हिंदू भी, आप सनातन की तरफ जा रहे हैं, वो भी तो कन्वर्टेड में यहाँ तो सरना सनातन एक के नारे लग रहे हैं, यहाँ तो कोई कन्वर्शन की नारा बात कुछ नहीं भी है। आप लगा सकते हैं ना, जैसे वो तो ये भी कहा जाता है कि हिंदू किसी को बनाया नहीं जाता है, नहीं, लेकिन बाकी क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म में बनाया जाता है, बकायदा ये होता है, तो लेकिन यहाँ तो किसी को बनाया नहीं जाता है। अब नहीं बनाया जाता है, लेकिन बात क्या हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है संविधान में, तो सब ऐसा नहीं मिलाकर है। आपके पक्ष में डिलिस्टिंग होना चाहिए या नहीं हो, आपकी क्या मत है? देखिए, सीधा सा तो सरकार जो करेगी वो बात की बात है। आपने कहा आपके हिसाब से इच्छा है वो तो ठीक है, आपके हिसाब से क्या, आपका विचार क्या, डिलिस्टिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप उसके पक्ष में हैं, आप उसके विरोध में हैं? देखिए, हम लोग इसमें सरकार का जो भी इसमें नियम है, अब पार्लियामेंट में इसको पहले तो बिल पास करना पड़ेगा, बिल पास होंगे, वो तो जो भी तरीका होगा, हाँ, जो भी तरीका है वो पार्लियामेंट्री आप तरीका कह रहे हैं कि सरकार जो कुछ करेगा वो तो सरकार करेंगे। सर्वमान्य तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? यदि डिलिस्टिंग करेंगे तो जो लोग अभी उधर गए हैं या सनातन तरफ गए हैं, उनका भी तो डिलिस्टिंग होगा। केवल आप ईसाई जो चर्च तरफ गए हैं आप उसी का डिलिस्टिंग करेंगे, ऐसे बात तो नहीं है। अब जो सनातन की तरफ, वो जो देवी दुर्गा और शिव मानने वाले, राम मानने वाले, वो भी तो डिलिस्टिंग होगा, डिलिस्टिंग तो इनका भी होगा। इसलिए हमारा कहना है कि कई लोग जो यहाँ डराने की बात कर रहे हैं कि डिलिस्टिंग हो जाएंगे तो आदिवासी कम हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं आपसे, मीडिया के सामने बोल रहा हूं कि आज यदि हम डिलिस्टिंग नहीं होंगे तो क्या आदिवासी कौन सा क्या उखड़ लेंगे, क्या प्राप्त कर लेंगे? आप बताइए ना। हमारा यहाँ 28 गो विधायक है, सत्ता में हिस्सेदारी मुख्यमंत्री आदिवासी, राष्ट्रपति आदिवासी, उसी के तो लड़ाई तो हो रही फिर आज आदिवासी डिलिस्टिंग हो जाएंगे तो वोटर का बाहर के आदमी आएंगे। आप बताइए ना, यहाँ मान लिया ठीक है पोटका 2 गो हो जाएंगे, जुगसलाई विधानसभा सीटें घट जाएगी, ये सीट नहीं घटना दीजिए ना, कह रहे हैं लोग 28 के आरक्षण से 21 हो जाएंगे हमारे, कोई फिर हमारी आज सत्ता में ठीक है भाई। अब आप एक बात मान लीजिए, हमको एक चीज बताइए कि देखिए, आप माराडोना को देखिए, माराडोना फुटबॉल में, मेसी को देखिए, मैडोना की बात कर, हाँ, रोनाल्डो को देखिए। एक टीम में एक प्लेयर होता है जो गोल करता है, 11 गो प्लेयर नहीं गोल करता है ना? तो यहां पर अब डिलिस्टिंग हो भी जाए, मेरा सीट घट भी जाए, लेकिन मेरा वोटर तो आज इट इज वहीं पर है ना, वो वोटर है, किसी ना किसी को वोट देंगे। सीट मान लिया मेरा डिरीजन आप कह रहे हैं उससे आम वोटर्स को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम पीपुल्स रिप्रेजेंट एक्ट के तहत वोट हम देंगे, और हम जिनको देंगे हो सकता है बेहतर हमसे ज्यादा गैर आदिवासी करे, मेरे आदिवासी विधायकों से बेहतर हो सके गैर आदिवासी करे। मेरे को लगता है शशि जी, मैं ये खुल के बात कर रहा हूं कि हमारा आदिवासी विधायक लोग आज तक कोई अच्छा एक बात कभी सुने हैं? कोई नीति सिद्धांत, नीति नियम का झारखंड के आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई मुद्दा उठाए हैं? विधानसभा में बात उठाए हैं? जमीन लुटा रहा है, चुप। नौकरी लुटा रहा है, चुप। किसान का कोई भला नहीं हो रहा, चुप। क्यों भाई क्यों? तो फिर हम डिलिमिटेशन और ये आपका परिसीमन मेरे को होने से क्या घाटा है?
जब ये लोग मेरा कुछ कर ही नहीं रहा है। मतलब आप काफी दुखी हुए लग रहा है। मैं दुखी हूँ, सीधा बात है, मैं क्योंकि बहुत आपका दुखी हूँ। भरोसा- मेरे लोगों से, मेरे विधायकों से, मेरे जनप्रतिनिधियों से मैं दुखी हूँ, क्योंकि ना भाषा, झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और संथाली यहाँ पर 8 शेड्यूल भाषा है। तो कभी आज तक ने संथाली को राजभाषा बनाने के लिए आज तक कोई संथाला विधायक ने बात उठाया है विधानसभा में? नहीं उठाया। तो ये बड़ा सवाल हो रहा है, और इस सवाल पर हमारे लोग, अब यदि बोलेगा डिलिस्टिंग ना हो इससे घाटा होगा, पर क्या घाटा होगा हमको बताइए ना। सीट ना घटेगा, वोटर तो नहीं घटेंगे, हम इधर रहे या उधर रहे, वोट तो हम देंगे, और हो सकता है मेरे से बेहतर। राजनीति करने वाले के लिए तो खतरा है ना, उन पार्टियों के लिए जो अरे आदिवासी पार्टियों के लिए खतरा है, आदिवासी का खतरा वो देख नहीं रहा है, अपना आदिवासी खतरा के वोट पर जो जीतते हुए आ रहे हैं, सत्ता में बने हुए हैं इतने सालों से, उनके लिए तो खतरा है ना। उनके लिए खतरा हो सकता है, मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। शशि जी, एक बात मैं क्लियर बता दे रहा हूं, जनता को कोई खतरा नहीं है। ये लोग पैनिक बना रहा है कि ये कम हो जाने से हम लोग का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, आंकड़ा मेरे पास है। अब जनरल भी हो जाएगा ना तो मैं जीतूंगा वहां से, आदिवासी ही जीतेगा, क्योंकि वोटर तो मैं हूं ना। सपोज बहरागोड़ा यदि जनरल हो जाए, जनरल है, एसटी हो जाएगा, घाटशिला कहा जा रहा है, घाटशिला जैसे जनरल हो जाएगा, तो घाटशिला में वोटर कितना है? वोटर तो हमारा आदमी है, तो संथाल आदमी जीत सकता है जनरल सीट से, जीत सकता है कि नहीं? तो इसमें इतना हायतोबा मचाने की क्या बात है? ये नेता लोग को कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा, बोलता है कि मेरा सरकार नहीं बनेगा। भाई जनरल सीट से भी मेरा आदमी यदि आप टिकट दोगे तो जीतेगा ना, जीत सकता है कि नहीं? कई लोग जीत कर आते हैं। हाँ, आप यहाँ जैसे पूर्वी सिंहभूम में हमारा पॉपुलेशन, आदिवासियों की पॉपुलेशन यहाँ 1600 ग्राम सभा में कम से कम हमारा 8 से 9 लाख पॉपुलेशन है, 20 लाख में। तो 8-9 लाख में यदि हम 4 लाख यदि वोट हम आदिवासी को जिताने का ठान ले, तो क्या फर्क पड़ता है जनरल सीट हो या कुछ भी? तो ये बेमतलब का इसको बखेड़ा खड़ा कर रहा है। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये सब देखिए अपना। आप दिल्ली जाएंगे कि नहीं फिर से 25 जून को? मैं इस मामला को लेकर मैं क्यों जाऊं? जो सिस्टम है वो होगा, और जाके राष्ट्रपति के पास जाने से भी कुछ होने जाने का है ही नहीं। मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है कि कौन देवता को पूजा करने से क्या होगा। पता है कि जो अब हमारा जो राष्ट्रपति का नाम लेके जा रहे हैं कि हम राष्ट्रपति को ये बोलेंगे, वो राष्ट्रपति मणिपुर का घटना में चुप रही, आसाम में हमारे आदिवासियों का घर जलाए गए, अब लांजीबेड़ा उड़ीसा में जहां का राष्ट्रपति है हमारे मैडम, वहां के आदिवासी को पीटे गए, रायगढ़ में पीटे गए। तो मैं, आप इसी से अंदाजा लगाइए ना, एक चावल को दबाने से पूरे हंडी के चावल का अंदाजा लगता है कि खाना पक चुका है ना? तो फिर आप बेसरा जी, आप राष्ट्रपति के पास जाए या जेनेवा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार को जो करना है वो अपने हिसाब करेंगे, सरकार जो इच्छा है वो करेंगे, केवल सरकार की इच्छा शक्ति, वो अपने फायदे नुकसान को देखते हैं, बस यही है। धर्मांतरण को लेकर जितना इतनी बातें कह रही है, क्या आप मान रहे हैं कि आदिवासी समाज के लिए धर्मांतरण खतरा है, या वो उससे डेमोग्राफी चेंज हुआ है? इसलिए कि अभी गृह मंत्रालय ने एक कमेटी भी बनाई है इसी को लेकर। देखिए, धर्मांतरण से आदिवासी डेमोग्राफी खराब नहीं हुआ है, वो डेमोग्राफी अलग चीज है, आदिवासी धर्मांतरण दूसरा चीज है। यहाँ डेमोग्राफी बदला है तो बाहरी लोग के आने से हुआ है। तो बाहरी लोग आने का आपने उनको रोकने का आपने प्रबंध क्यों नहीं किए? हमारे जनप्रतिनिधियों को तो इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। कानून है, जम्मू कश्मीर से भी कड़ा कानून है। आपने कभी इस विषय में जब ना विधानसभा में चर्चा की, ना कभी डीसी को आपने उसका जवाब तलब किया है। टीआरआई में क्या हो रहा है? टीआरआई वाला अपना हिसाब से वो तो आप वहां पर तो आदिवासी ट्राइबल विधायक, हाँ, तो ये टीआरआई में भी कुछ नहीं करता है। टीआरआई क्या रिपोर्ट दे रहा है? रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या संज्ञान ले रहा है? तो दोषीदार वो है, और हम यहाँ पर दूसरा कुछ अभी मुद्दा को भटका रहे हैं कि हम धर्मांतरण हो जाने से हम हमारा डेमोग्राफी बदल रहा है। कैसे हम डेमोग्राफी बदल रहा है? सेकुलर कंट्री है, कौन क्या धर्म मानेगा, हमको उससे क्या लेना देना है?
आज तक तो हम इसमें उतना उतना सीरियस नहीं थे। आज अचानक से धर्मांतरण का मामला इतना क्यों तुल लिया जा रहा है? सब एक दूसरे से जुड़े हुए ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इतना अच्छा संबंध था हमारा, ये समरसता को खराब कर रहे हैं डीलिस्टिंग का मुद्दा ला करके। कुर्मी के मुद्दा में भी तो यही हुआ। हाँ, तो ठीक है, कुर्मी को जो मिलने का है मिलेगा, नहीं मिलने का है तो नहीं मिलेगा। जो सच है सच है, आप उसको झुटला नहीं सकते हैं। यही है। तो काफी सारा चीज अपना अपना पक्ष रखता है, झूठ भी रखता है, सच भी रखता है। सवाल हो रहा है कि जो विचार करने वाले वो कैसे नजरिया से देख रहा है, ये डिपेंड करता है। तो अब भाई कुर्मी वाले लोग अपना हक मांगने के लिए स्वतंत्र है, वो मांग सकता है कुछ तो भी। लोग मांग रहा था, लेकिन आप लोगों ने विरोध पहले ही शुरू कर हाँ, तो दिया। विरोध तो वो तो देखिए, सरकार से कह रहा था बात कि हो हम रहा मांग है कर कि रहे थे, कभी लेकिन बोलता है कि रघुनाथ महतो बना देता है, तो अब रघुनाथ सिंह को अब महतो बनाएगा तो स्वाभाविक है कि इसमें विरोध होगा। आप सच्चाई को परोसिए। आप यदि झूठ बात को आप परोसेंगे सच को दबा के, तो ये नहीं चलेगा। तो आप जो, अब सवाल ये उठेगा आपके स्टेटमेंट के हिसाब से, 6 महीने पहले जब घाटशिला का उपचुनाव हो रहा था, आप इतने बड़ा एक आदिवासी महासभा का आयोजन किए, आप ऑर्गेनाइजर थे उसमें, चंपई सोरेन जी लीड कर रहे थे, निशा उरांव थी, उस समय सारे मुद्दे तो यही थे। तमाम डिलिस्टिंग भी था, सरना सनातन भी था, नहीं सरना नहीं, सरना धर्म कोड था, तमाम तरह के आप लोगों ने उसमें मुद्दे लेकर आए। जो आदिवासी समाज से बाहर शादी करे उनके, ये तमाम सारी चीजें थी। तो अब सारे मुद्दे पर आप न्यूट्रल हो गए हैं। वो सारी चीजें जो आपने, मतलब वहाँ जो एक सलराई में इतनी बड़ी मीटिंग में जो चीजें हुई थी, और जो बात चंपई सोरेन ने कहा, वो लोग तो आज भी उस मुद्दे को लेकर अडिग हैं। उसमें बांग्लादेशी घुसपैठी से लेकर, धर्मांतरण से लेकर, पेशा में रूढ़िवादी परंपरा से लेकर, अब आपके विचार अलग लग रहे हैं। देखिए, बात क्या हो रहा है कि वो उनके द्वारा सजाया गया मंच था, लेकिन भूमिका तो आप लोगों की थी। भूमिका हम लोग से करवाया गया कि चलो इसमें साथ दो, ऐसे हम लोग आदिवासी का मुद्दा को हम लोग इसमें हाईलाइट करेंगे। अब आदिवासी मुद्दा पे हाईलाइट करेंगे, पेशा का मामला था, हम लोग पेशा को जोर दिए हुए थे। डीलिस्टिंग का उसमें बात नहीं हो रहा था। क्या क्या था आप ही बता दीजिए। मेनली सरना धर्म का, मेनली सरना का बात हो रही थी, और आपका पेशा का, संपत्ति अधिकार की बात था, बेटियों का संपत्ति का अधिकार उतना फोकस नहीं था। मेनली सरना का था, और सरना में भी था कि रूढ़ी जो परंपरा मानने वाले लोग हैं उनको, रूढ़ी परंपरा जो आज जो नियमावली में है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 4 का ए में आप स्पष्ट लिखा हुआ है, रूढ़ी परंपरागत जो अन्य राज्यों में जो नियम बनी है वही नियम यहाँ पर है, अलग तो नहीं है। और आपका 1996 पेशा कानून के अनुरूप ही बना है, उससे बाहर कुछ नहीं है। केवल इसको हवा बनाया जा रहा बीच बीच में कुछ लोगों के द्वारा। मतलब जो कुछ हो से हुआ था, उसके बाद क्या रिजल्ट निकल कर आया, और क्यों आपका जो है एक तरीके से आज जो है आप उन तमाम मुद्दों से अपने आप को डी एसोसिएट कर रहे हैं, आप बीच के रास्ता लेकर चल रहे हैं, ना विरोध का ना समर्थन का, आखिर क्यों? मैं ये समझना चाहता हूं। देखिए उस समय काफी आप एग्रेसिव थे इन मुद्दों को लेकर। मैं एग्रेसिव था। आप ये भी कह रहे थे कि गांवों में जो है आदिवासियों के जमीन पर चर्च बने हुए हैं, उसमें किसकी जमीनें ये गई हैं? जब सरना और एक ही बात हो रही थी, सरना बनाम ईसाई की बात हो रही थी। देखिए, एक बात मैं बता दूं, इसको कोई भी इसको बुरा नहीं मानेंगे, सच्चाई है। सही में आदिवासियों की जमीन पर ही चर्च बनी है, ये कोनो दो राय नहीं है। लेकिन चर्च ने कभी लूट के नहीं बनाया है। चर्च यदि चर्च बनाए हैं मिशन, तो बकायदा उससे लेन देन करके, लिखा पढ़ी करके ही चर्च बनाए हैं, अन्यों की तरह। तो उस पर सीएनटी लागू नहीं हो रहा। अब ये क्या है कि देखिए, ये जमीन जितने भी है, जहां भी है, हो सकता है लीज में लिए होंगे, कुछ तो है। आज यदि आदिवासियों की जमीन, सीएनटी का जो बात कर रहे हैं, क्या सीएनटी जमीन मैं नहीं कर, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, सीएनटी जमीन पे क्या गैर आदिवासी नहीं बसे हैं? पूरा शहर तो, चारों शहर तो आदिवासी जमीन पे बसे हैं, तो सीएनटी वहां भी लगा हुआ है। तो बात हो रहा है कुछ उसमें छेद जो है, मैं इस छेद के बारे में ये समझना चाह रहा हूँ, उन मुद्दों से इतने डी एसोसिएट होने का, चाहे मोह भंग होने का क्या वजह है? क्या उन मुद्दों पर
मतलब सही से काम नहीं हो पाया, या आपको लगा कि ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, इसमें तो समाज का भला नहीं होने वाला, क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहने के मुताबिक ऐसा ही है कि ये जो मैं थोड़ा डीएसोसिएट हुआ और मैं इससे थोड़ा डिटेच हुआ, कारण यही है कि लोग अपने स्वार्थ देख रहे हैं और मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा था। जब लोग अपने स्वार्थ के लिए समाज को इस तरह तोड़ने में और इसको विद्वेष फैलाने में लग रहे हैं, तो मैं उससे थोड़ा सा तो निशा उरांव भी वही काम कर रही है, वही काम कर रही है। मतलब समाज को समाज अपने लड़ जाए, फायदे के लिए बरगलाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आज वही हुआ। आज यदि आप सरना और सनातन बोल करके आप आदिवासी को लड़ाएंगे, तो मैं ये ऐसे राजनीति में मैं साथ देने वाला नहीं हूँ। चंपई सोरेन जो चंपई सोरेन रहे या बाबूलाल लंबा मरांडी चौड़ा रहे, उन्होंने बोला कि सरना सनातन क्यों एक है, उन्होंने तो बकायदा तो बताया। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना उनको। उनका बोलने से समाज चलेगा कि लोग मानेंगे? आज चंपई सोरेन का कोई बात मानेंगे या बाबूलाल मरांडी का बात मानेंगे? तो फिर किसकी बात माने, हेमंत सोरेन की? नहीं, हेमंत सोरेन भी तो झूठ बोल रहा है ना। हेमंत सोरेन भी हमको आदिवासी को झारखंड में जो मिले अधिकार के बारे में आज क्या कर रहे हैं? पेशा के तहत जो मिला हुआ था हमको, जो माइनिंग वाइनिंग का जो बालू घाट खनन करने का है ना, ए ग्रेड का जो बालू है वो ग्राम सभा करेगी, लेकिन आज क्या कर रहा है? लीज दे रहा है ना। तो ग्राम सभा को ठग रहा है। सब पॉलिटिशियन गांव वाला को मूर्ख समझता है और गांव वाला को बस अपने हिसाब से उसको भुना रहा है, उसको बेच रहा है जो जैसे चाह रहा है। तो अगर निशा उरांव, चंपई सोरेन, तमाम सारे लोग मान लीजिए कि वो अपने मुद्दे के हिसाब से राजनीतिक हित साध रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ग्लेडसन डुंडुंग जो कह रहे हैं उस पर आप ही क्या राय है? वो क्या कर रहे हैं? समाज को जोड़ने की कर रहे हैं ना? वो भी जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। वो भी अपना एक तरह का ढपली बजा रहे हैं। समाज को जोड़ने का कोई कर ही नहीं रहा है। यदि आप जोड़ने का, जैसे हम लोग जोड़ने का काम कर रहे थे, सरना को, ईसाई को, जो भी है हमारा आदिवासी तो है, आप वो तो आदिवासी नहीं है बोल के नहीं मान सकते हैं। मैं सारे आदिवासियों को लेकर के चाच और जो भी हमारे सरना वाले, हम लोग एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन ये लोग ऐसे विद्वेष फैला करके हम लोग को तोड़ने का काम किया कि आज हम लोग लड़े तो लड़े कैसे लड़े? दो हिस्सों में बट गए। दो हिस्सों में बंट गए। कुछ चार्च वाले लोग अपना अलग हिसाब से अब ग्लडसन डुंगडुंग बात कर रहे हैं, आप सनातन तरफ से आप यहाँ निशा उरांव, चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। अब हम लोग भाई प्राकृतिक आदमी है, हम लोग सरना मानते हैं। अब हम लोग को भी सोचना पड़ रहा है कि हम लोग को थोड़ा सा बीच तरफ से हम लोग को रास्ता बनाना चाहिए कि हम ना सरना की बात करेंगे ना हम सनातन की बात करेंगे। हम मानव है, हम प्रकृति है और प्रकृति ही या देश है, इसीलिए भारत को नॉन जुडिशियल कंट्री बोलता है। तो आदिवासी और बनवासी कह दिया गया, आप मान रहे हैं कि आदिवासियों को बनवासी कहना अपमान है? जी बिल्कुल मैं मानूंगा। इसको असंवैधानिक वर्ड है। नक्सल जिस तरह असंवैधानिक वर्ड है, उसी तरह बनवासी भी असंवैधानिक वर्ड है। इस पर केस बन सकता है, लेकिन हमारे समाज में कोई केस करने वाला है नहीं। मैं ही एक थोड़ा सा हिम्मत करता हूँ, केस उस करते रहता हूँ ऑफिसरों को। अब मैं यहाँ अपने ही लोग को मैं कैसे केस करूं? मैं अपने ही लोग को कैसे केस करूं? लेकिन जो तर्क दे रहे हैं कि भाई आदिवासी तो कहीं है नहीं ना, संविधान में कहीं लिखित नहीं है। अरे बाबा, आदिवासी को ही जनजाति सूची में दर्ज किया गया 1949 में। बनवासी कहने से कोई अपमान तो नहीं हुआ? क्या बनवासी आप जो यहाँ पर जैसे देखिए, आप हमको आदिवासी को बनवासी कहिएगा, हाँ, तो मेरा आइडेंटिटी को आप धीरे धीरे मेरे को समाप्त कर रहे हैं। मेरा पहचान है। अब मेरे को ओरिजिनल, मेरे को आदिवासी बोलने में आपको दिक्कत क्या है? मैं आपका नाम शशिभूषण जी है, वही समझना चाह रहा हूँ कि आदिवासी, मैं आपका नाम शशिभूषण जी है, तो मैं शशिभूषण बोलकर छोड़ के आपको मैं दूसरा नाम बोलूं, है ना, ए बिहारी, सही, तो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। आपका आइडेंटिटी को मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, धूमिल कर रहा हूँ। वही हो रहा है। ये भाई आप डिलिस्टिंग के नाम से दिल्ली बुलाए थे, अच्छी बात है, डिलिस्टिंग करो ना, तेरा हाथ में है, सरकार के हाथ में है, इसमें हमारा क्या रोल है? अब करो ना। लेकिन आप डिलिस्टिंग का बात ना करके फिर आपने बनवासी का यहाँ पर पूरा एकदम ठप्पा लगा करके आदिवासियों को मूर्ख बनाया, दिल्ली घुमाया, बस इतना ही खिला पिला करके बड़ा बजट ये लोग गोलमाल करके वापस कर दिए।
तो आज क्या पूरा आज जल रहा है। आज बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव चले गए ना कि बीजेपी आज ये आदिवासी विरोधी है, यही मानसिकता खड़ा हो गए। बेकार का ये इशू बना दिया ना कि आदिवासी विरोधी है बीजेपी, बनवासी बोल करके आग लगाने में पेट्रोल का काम किया ना। तो इस तरह करके इनको इस तरह का कोई बात, दूसरा समुदाय को तो आप नहीं बोलते हैं, क्यों आदिवासी को ही आप कभी वनवासी बोल देते हैं, तो कभी क्या बोल देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, कभी नक्सली बोल देते हैं। तो हमको जो आज नहीं कई सालों से हमको बेइज्जती कर रहा है, कभी नक्सली के नाम से बेइज्जती कर रहा है, तो कभी वनवासी के नाम से बेइज्जती कर रहा है। ये दोनों ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, जो कई बार हमारे सांसद राजकुमार रौत जी इसका विरोध करते हैं कि ये असंवैधानिक वर्ड है और ये बंद होना चाहिए। भाई हमको आदिवासी बोलो ना, हमको भले जंगली बोल देगा, हम जंगल में रहने वाला है, हमको बुरा नहीं मानेंगे, ये गाली हम नहीं समझेंगे। लेकिन वनवासी तो राम जब वनवास न गए थे वो वनवासी हो सकता है, तो हिंदू को बोलिए वनवासी है, राम का अनुयायी है तो वो वनवासी होगा। हम तो राम का अनुयायी नहीं है, ये है। तो ये ऐसा होता है। एक फाइनल कमेंट, हाँ, जिस पेशा को लेकर पिछले 1 साल तक अभियान चला, वो पेशा की क्या स्थिति है? सरकार ने तो अपने हिसाब से लागू कर दिया। अभी मैं बताऊं आपको शशि जी, फैक्ट, कई सारे पत्र निकला पंचायत विभाग से, पत्रंक संख्या 803, पत्रंक संख्या 804, पत्रंक संख्या 1137, पत्रंक संख्या 1138। तो सारे पत्रंक का आप हंसिएगा, पंचायत विभाग से जिला को भेजा और जिला ने प्रखंड में भेजा, प्रखंड वाला को मालूम नहीं, वीडियो के पास गए हैं, देना किसको है ये मालूम नहीं, मतलब ग्राउंड पर लागू। तो ग्राउंड पर लागू ना हो यही प्रयास चल रही है, आदिवासी को इसका लाभ ना मिले यही प्रयास चल रहे हैं। सरकार को इसका थोड़ा मॉनिटरिंग करना चाहिए कि पैसा सही मायने में ग्राउंड लेवल पे ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो टसल हमारा विवाद जो है जिला प्रशासन से ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन को कानून समझना पड़ेगा। उनके सारे अधिकार, उनका जो भी पावर है, फंक्शन है, वो अलग अलग बांट दिए हैं। मेरे को 14 को बीएनएस धारा दिया है, तो क्या मेरे को बीएनएस धारा उसको प्रोसीडिंग चलाने के लिए मेरे लोगों को इस बारे में जानकारी दिया? कौन देंगे? अब हम लोग जानकार आदमी हैं, तो मेरे को तो सरकार का ये, यदि मैं ये प्लानिंग को, ये पॉलिसी को मैं गांव में बताऊंगा, तो मेरे को बताने के लिए सरकार को तो पैसा देना चाहिए। तो जिला प्रशासन हम लोग को पैसा नहीं देगा, हम फोकट में कितना काम करेंगे? तो जिला प्रशासन का काम है, या इसको गांव वालों के साथ बैठ करके पेशा पे चर्चा होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ के लोगों को जानकारी होंगे, अधिकार मिलेगा, अधिकार जानकारी होगी। और अभी तो डीसी साहब भी इस मामला में चुप रहता है, क्या लेना देना है? आदिवासी के लिए पैसा है, डीसी के लिए पैसा थोड़े है। डीसी का है इंटरेस्ट लेगा कि वीडियो का है इंटरेस्ट लेगा? वीडियो का पावर घट रहा, थाना वाला का पावर घट रहा, एसपी का पावर घट रहा, तो चुप ही रहेगा, अपना जहां फायदा होगा। तो मेरा आदमी जो डायरेक्टली थाना आते हैं, थाना से उसको थाना में नहीं लेने का केस है, जो केस जिस धारा का केस है वो केस गांव ग्राम सभा में वो समाधान होंगे। बहुत अच्छा हम लोग करते हैं, जब कानून नहीं आए थे तब से हम लोग कर रहे हैं। अभी बीएनएस धारा हम लोग को मिल गए लीगली, तो हमको तो उसका प्रोसीडिंग हमको बताना चाहिए ना, कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि देश में इतने सारे कोर्ट में जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं ये काम हो जाए, न्यायालय थोड़ा सा हल्का हो। तो बहुत अच्छा ये कानून बना है, लेकिन थोड़ा सरकार की सिस्टम शिथिलता है, जिसकी वजह से अपने लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कृष्णा हंसदा जी को, जो डिलिस्टिंग से लेकर जो अभी झारखंड में जिस पर बहस चल रही है, वो परिसीमन हो, वनवासी, आदिवासी, सरना, सनातन, क्या ये तमाम सारी चीज़ों जो चल रही उससे ये अपना इन्होंने पक्ष रखा। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप इस राय से कितनी सहमत है और आपके हिसाब से बहस कितना सार्थक है, उसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद। 0.5 मेकिंग चार्ज, नो हिडन चार्जेस। अब अलका ज्वेलर्स अपर बाजार के बाद सर्कुलर रोड लालपुर में भी खुल चुका है। ऑफर हमारे तीनों शोरूम्स पर लागू है।